आइए तो बेटे आज हम आपको इनकम टैक्स रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कैसे की जाती है इसके बारे में एक आइडिया देंगे। एक पर्सन अपनी इनकम कैलकुलेट करेगा, तो हमने पूरे इनकम टैक्स में यही पढ़ा, पढ़ते गए खत्म नहीं हुआ। अच्छा, इनकम कमा ली तो फिर इनकम के ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब ये टैक्स आपने जो गवर्नमेंट को देना है, ये गवर्नमेंट को बताया जाएगा कि मैंने आपको कितनी इनकम कमाई है, मैंने आपको कितना टैक्स देना है। तो गवर्नमेंट कहती है इसके लिए आपको एक रिपोर्ट बना के हमें देनी पड़ेगी। उस रिपोर्ट को बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। पहले ये रिपोर्ट ऑफलाइन दी जाती थी, अब ये रिपोर्ट ऑनलाइन दी जाती है। इसे कहते हैं ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि अब हमें प्रैक्टिकल कोर्स में यूनिवर्सिटी सिखा रही है। स्टूडेंट लोग थोड़ा सा पैनिक है इस बात को लेके कि हम थ्योरी की बहुत प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल का हमें आइडिया नहीं है। और यूनिवर्सिटी आपसे परफेक्शन की उम्मीद नहीं करती, वो कहती है कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए, अगर लाइफ में कभी जरूरत पड़ जाए आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइट पे जाना है, कैसे फाइल करना है। अब ये सिंघानिया जी की बुक है, सिंघानिया जी की बुक में डिटेल में ई फाइलिंग के ऊपर दिया गया है। उन्होंने पहले कहा है कि ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज कंपल्सरी इफ असेसी इज अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। ओके, इंडिविजुअल के भी केस में ई फाइलिंग कंपलसरी है, केवल एक एक्सेप्शन है। अगर जो आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं उसमें आपकी जो आईटीआर है वो 1 to 4 के बीच में से कोई है, और वो इंडिविजुअल कोई सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब उसकी एज प्रीवियस ईयर में 80 ईयर्स एंड अबव है, तो लॉ ने उसको रिलैक्सेशन दिया। बाकी इन एवरी केस लॉ ने कहा कि हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है, आप यहां मत आइए, इलेक्ट्रॉनिकली आपको फाइल करनी है। तो मोस्टली हमें इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी है। अब थोड़ा सा यहां पर थ्योरेटिकल दिया हुआ है, मैं चाहता हूं प्रैक्टिकल पर जाने से पहले आप इसे एक बार रीड कर ले। फिर उन्होंने दिया हुआ है कि गगन 7 तरह के आईटीआर फॉर्म्स होते हैं। आईटीआर 1 को सहज फॉर्म कहते हैं, ये वो इंडिविजुअल फिल कर सकते हैं, केवल और केवल इंडिविजुअल जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा ना हो, जिनकी इनकम में सैलरी हो, केवल एक हाउस प्रॉपर्टी हो और अदर सोर्स की इनकम हो जिसमें विनिंग फ्रॉम लॉटरी, रेस हॉर्स ना हो। उस पर्सन की कहीं पर कोई वो डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, उसके नाम पर विदेश में कोई अकाउंट नहीं होना चाहिए, विदेश में कोई एसेट नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें हैं, तो आईटीआर 1 आप फाइल कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं गगन, अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं है तो वो आईटीआर 2 ऑप्ट कर सकता है। अगर उसके पास आईटीआर 1 की ऑप्शन है तो वो ज्यादा सिंप्लीफाइड है, उसको ऑप्ट कर लीजिए। तो एक इंडिविजुअल जो आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकता, वो कोशिश कर सकता है कि मैं आईटीआर 2 फाइल कर सकता हूं, और एचयूएफ भी यहां फाइल कर सकता है। बस यहां कंडीशन ये है कि आपके पास पीजीबीपी हेड में इनकम नहीं होनी चाहिए। तो ये आप पढ़ेंगे कि आईटीआर 3 कब फाइल होती है, आईटीआर 4 कब फाइल होता है, एक रीडिंग करके जानी है, या आपके कॉलेज वाले बताएंगे। हमें यह बताया गया है कि सर हमें प्रैक्टिकल में ई फाइलिंग में आईटीआर 2 को फाइल करना है। लॉ कहती है कि अगर आप ई फाइलिंग करना चाहते हैं तो ई फाइलिंग का मतलब आप एक वेबसाइट पे जाएंगे, और वो वेबसाइट है www.incometax.gov.in। तो मैं यहां पर ये आपको दिखाता हूं। हो सकता है कि स्क्रीन पर मैं आपको बढ़िया से ना दिखा पाऊं, बट मैं आपको आईटीआर के बारे में एक ब्रीफ आइडिया ही दे पाऊंगा। और आपको ये बताना है, यूनिवर्सिटी में भी आपसे परफेक्शन की उम्मीद नहीं है। incometax.gov.in ये मेरे पास आ गया। वेबसाइट का नाम समझ लेना, incometax.gov.in। और हो सकता है कि कॉलेज में आपको वो एक्सेल का फॉर्म दे दें। तो ये मेरे सबसे सामने ऊपर ये खुल रही है incometax.gov.in, एक नीचे खुल रही है incometaxindia.gov.in, इस पे नहीं जाएंगे, incometax.gov.in पे जाएंगे। ये होम पेज का टैब है, ये डायरेक्ट ई फाइलिंग का टैब है, और ये नीचे और भी कुछ चीजें आ रही हैं। थोड़ी देर पहले इसमें डाउनलोड आ रहा था, अब यहां पर आईटीआर 1 आ रहा है। तो मैं होम पेज पर गया, और होम पेज पर मुझे यहां पर आप देख सकते हैं डाउनलोड दिखाई दे रहा है। तो मैं इस डाउनलोड पे गया, और यहां लिखा हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर कॉमन यूटिलिटी फॉर्म आईटीआर 1 to आईटीआर 4। मैं आईटीआर 2 पे गया। आज 10 दिसंबर है। मैं 2-3 बार कोशिश कर चुका हूं वीडियो बनाने की, वीडियो हद से ज्यादा या तो लेंदी बनी या गड़बड़ हुई, इसलिए आपको दे नहीं पा रहा था। अब एक और ट्राई कर रहा हूं। यहां आईटीआर 2 में लिखा है कि आपके पास एक तो एक्सेल यूटिलिटी की ऑप्शन है, हम इसी को यूज करने वाले हैं।
और ये वर्जन 1.1 है, 5.2 MB की फाइल है। तो सबसे पहले मैं इसे क्लिक करूंगा। क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ रही है कि एड द डुप्लीकेट विद अ नंबर्ड नेम। क्योंकि मैं 2-3 बार कर चुका हूं तो मेरे पास एक डाउनलोड का सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर मुझे नोटिफिकेशन दे रहा है। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो ब्राउजर में डाउनलोड की डिफॉल्ट ऑप्शन होती है, वो अपने आप आपके यहां पर लेफ्ट साइड पे कहीं पे डाउनलोड कर देगा। मेरा ये ब्राउजर है गूगल क्रोम, आपका कोई और होगा तो वो कैसे डाउनलोड करता है ये आपको पता होगा। और वैसे भी मुझे लगता है कि आपको यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो फॉर्म ही पकड़ा देंगे, ये करना ही नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास में एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि कहां डाउनलोड करना है। उन्होंने कहा कंप्रेस्ड कैटेगरी में मैं डाउनलोड कर रहा हूं। डाउनलोड के अंदर ये नाम होगा। ठीक है, तो मैंने कहा स्टार्ट, उन्होंने डाउनलोड कर दिया। ओके, अब ये डाउनलोड हो चुका है। वैसे तो मुझे अब इस वेबसाइट की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको क्या करता हूं, बंद ही कर देता हूं, है ना। ये मैंने बंद कर दिया। अब ये हमारा सिंघानिया जी की बुक है, इसको भी हम बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। ठीक है, यहां मेरे पास में एक ITR यहां पर आ रही है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ये पुरानी है। ठीक है, और मैं यहां पर खोलता हूं अपना फोल्डर, और इस फोल्डर में मैं डाउनलोड्स में जाऊंगा, कंप्रेस्ड में जाऊंगा, और कंप्रेस्ड में मैं इसको ITR में गया, ये मेरे को यहां पे दिख रही है, मैंने इसको पकड़ के बाहर कर दिया। ठीक है सर, आपने उसको अनजिप नहीं किया, ये बड़ी हैरानी की बात है, उसमें अनजिप क्यों नहीं मांगा मुझसे। इसको मुझसे अनजिप करने को पूछना चाहिए था, एक्सट्रैक्ट ऑल। वो मुझसे कह रहा है इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। कहां कर रहा है, कह रहा है जी डाउनलोड में, कंप्रेस में हम इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है कीजिए। उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया। अब जो एक्सट्रैक्ट किया है 5.39 MB की, मैंने इसको बाहर निकाल दिया। क्योंकि मैंने अभी निकाला था तो वो कह रहा है इसको रिप्लेस करना है। मैंने कहा हाँ इसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस करवा दिया मैंने। तो मैंने क्या किया, यूटिलिटी को डाउनलोड किया, डाउनलोड करके उसको अनजिप किया, अनजिप करके मैंने उसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये वो यूटिलिटी है। और ये यूटिलिटी हो सकता है वो आपको पेन ड्राइव के माध्यम से दे दें। ठीक है, तो ये आपको यूटिलिटी मिलेगी। अब मेरे कंप्यूटर में कुछ ज्यादा ही एप्लीकेशन डाउनलोडेड रहती हैं, तो यहां मेरे पास एक एक्सेल है जो कि 2013 का है। और मैं यहां गया और मैंने अपने कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे जा करके ITR लिखा और ये फाइल मेरे सामने आ गई। मैंने इसको ओपन कर लिया। हो जा भाई, हो गई। मैं कई बार इसे ओपन कर चुका हूं, और एक तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन आती है कि यूटिलिटी असेसमेंट ईयर 2020 टू 23 के लिए है। ग्रीन सेल्स जो हैं वो डाटा एंट्री के लिए हैं, रेड सेल्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं। मतलब रेड सेल्स में अगर इंफॉर्मेशन पुट नहीं करोगे तो ये यूटिलिटी आपकी रिटर्न को प्रोसेस नहीं कर पाएगी। आपने कोई कट कॉपी पेस्ट Ctrl+X Ctrl+V का यूज नहीं करना है, ये बात साफ साफ लिखी है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि क्योंकि मैं 2-3 बार इसको कर चुका हूं, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे एक वार्निंग आती थी, सिक्योरिटी वार्निंग। उस सिक्योरिटी वार्निंग में लिखा होता था कि मैक्रोज आर डिसेबल्ड, और आगे एक छोटा सा चेक बॉक्स बना होता था या एक टैब बना होता था, इनेबल। तो ये आपके पास जरूर आएगा, मेरे पास आया था तो आपके पास भी आएगा। तो आपने क्या करना है, जहां लिखा होता है सिक्योरिटी वार्निंग, योर मैक्रोज आर डिसेबल, आपने उसके आगे इनेबल को क्लिक नहीं करना। आप उस मैक्रोज आर डिसेबल पे जैसे माउस कर्सर को ले जाएंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे, वो एक डायलॉग बॉक्स खोल देगा, और उस डायलॉग बॉक्स में लिखा होगा इनेबल कंटेंट। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, पुरानी वीडियो में वो था, अब कट पेस्ट करूंगा बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप वहां से इसको इनेबल कर लेंगे। मैं देखता हूं अगर वो वीडियो मुझे मिल पाती है तो मैं दिखा देता हूं कैसे करना है। देखिए बेटे, ये वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं पुरानी वीडियो से। वो कह रहे हैं कि ये जो शीट है ये प्रोटेक्टेड है, पहले इसे अनप्रोटेक्टेड करो।
भाई साहब शीट को पहले अनप्रोटेक्टेड करना पड़ेगा। देखिए बेटे, हमने एक स्टेप को दरअसल मिस किया है। जब हमने इस फाइल को फर्स्ट टाइम ओपन किया था तब ये हमें वार्निंग आ रही थी, सिक्योरिटी वार्निंग, मैक्रोस हैव बीन डिसेबल्ड। तो हमें पहले इसे सिलेक्ट करना है और मेरे कंप्यूटर में यहां पर ये सिक्योरिटी वार्निंग दे रहा है, इनेबल कंटेंट दिखा रहा है, तो यहां पर मुझे इनेबल करना चाहिए था। तो आपने देख लिया कि आपने कैसे उसको इनेबल करना है। ठीक है, ये दोबारा आ नहीं रहा था तो मैंने पुरानी वीडियो से आपको दिखाया, आपको लगा बीच में ये नई बात कहां से आ गई। तो ये आपके पास स्क्रीन पर आ रहा है। ये एक्सेल यूटिलिटी में कितने टोटल फॉर्म्स हैं तो आप देखेंगे इसमें अलग अलग 29 शीट्स हैं और आपको एक एक शीट फिल करनी है। एक एक शीट फिल करनी है। सबसे पहली शीट आएगी आपके सामने में ये जनरल डिटेल्स की। अब मैं आपको बता दूं, अगर मैं ये शीट फिल करने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत लेंदी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको एक आइडिया दूंगा और आपने उस आइडिया के थ्रू ही अपनी आईटीआर को फाइल करना है। आप घर पे चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, ओके, और अपने कॉलेज प्रोफेसर से इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं, क्योंकि मुझे किसी भी स्टूडेंट ने कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं भेजी है कि क्या कॉलेज प्रोफेसर ने कहा है कि शीट को घर से भर के लाना, क्योंकि इसे भरने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो आप जब शीट को ओपन करेंगे वहां लिखा होगा ग्रीन सेल्स में डाटा एंट्री करने और रेड सेल्स की इंफॉर्मेशन देती मैंडेटरी है। इंफॉर्मेशन मिलेगी कहां से, तो आपको क्या करना है, जैसे कोई भी केस स्टडी आपको मिलेगी। केस स्टडी कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है जो अभी तक आप करते थे। उसमें क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड कर दिया गया है तो उसको नाम दे दिया केस स्टडी। तो केस स्टडी इज जस्ट लाइक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि मिस्टर मेहता जो है उनकी सैलरी इनकम है, तो आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सी एग्जेम्प्ट है और कौन सी टैक्सेबल है। वो कह रहे हैं हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और हाउस प्रॉपर्टी हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की एनुअल वैल्यू नील होती है और एक रिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो कि 30,000 और 2 लाख कुछ भी हो सकती है। क्वेश्चन में लिखा नहीं है कितनी होगी, तो हम यहां एजम्पशन बेसिस पे 2 लाख रुपीज ले लेंगे। फिर आपको दिया हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बैंक इंटरेस्ट नेट ऑफ टीडीएस दिया हुआ है। तो जब कोई भी इंफॉर्मेशन आईएफओएस में नेट होती है तो हमें उसे ग्रॉस करना पड़ता है और ग्रॉस का फॉर्मूला होता है इनकम इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस रेट ऑफ टीडीएस। तो यहां पर 9 लाख का आपको फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिला है 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस रेट ऑफ टीडीएस, तो ये हो गया 90। तो यानी ये आपकी इनकम आएगी 10 लाख। यहां रिसीव हुई है 9 लाख, वो आफ्टर टीडीएस है, इनकम में दिखाना है 10 लाख ग्रॉस अमाउंट। फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन येस बैंक, आपको इंटरेस्ट मिला है 37,410। अब सर ये नहीं लिखा ये ग्रॉस है या नेट है, भगवान जाने ग्रॉस है कि नेट है। अब वो अगले पेज पे कह रहे हैं कि गगन टीडीएस आपका कटा है, सैलरी पर कटा है और एफडी के इंटरेस्ट पर कटा है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा टीडीएस बैंक सेविंग बैंक अकाउंट पे भी कटा है। तो अब उन्होंने काटा है नहीं काटा, मुझे यहां से ये पता लग गया कि ये ऑलरेडी ग्रॉस अमाउंट है, तो मुझे इसे ग्रॉस करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे सर कैसे पता चला, तो अगले पेज पर टीडीएस की कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। सर अब मुझे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिला है तो इसके ऊपर डिडक्शन होती है अंडर सेक्शन 80 टीटीए की। आप में से कोई बच्चा ये भी कह सकता है सर इसकी डिडक्शन कहां गई, तो इसकी डिडक्शन एक नॉर्मल पर्सन को नहीं मिलती, सीनियर सिटीजन को मिलती है, 80 टीटीबी में मिलती हैं। वहां पर 80 टीटीबी में लिखा है कि चाहे फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट हो, सेविंग बैंक इंटरेस्ट हो, करंट बैंक इंटरेस्ट हो, जो मर्जी हो 50,000 की डिडक्शन मिल सकती है। उन्हें 80 टीटीए नहीं मिलती, टीटीबी मिलती है, और हमें क्योंकि हम सीनियर सिटीजन नहीं है क्वेश्चन में, हमें टीटीए मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड आईएफओएस में इनकम चली जाएगी, ये अदर डिडक्शन है, 80 टीटीए को छोड़ के अदर डिडक्शन है। 80 डी की डिडक्शन होती थी, आपको आपके परिवार के लिए 25,000 रुपीज तक की डिडक्शन मिल सकती है। वहां कुछ और शर्तें थी, यहां कुछ कहा नहीं गया, तो इसका मतलब वो शर्तें पूरी हो रही हैं। आपको आपके पेरेंट्स के नाम की भी डिडक्शन मिलती थी 25,000, और अगर पेरेंट्स में कोई सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 हो जाती थी। यहां एज 69 ईयर्स हो गई है पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स के लिए आप 50,000 मैक्सिमम ले सकते हो, पर आपने पेरेंट्स का प्रीमियम 41,500 ही दिया है, तो ये मिल जाएगा पूरा और ये मिल जाएगा पूरा, यानी ये सभी डिडक्शंस आपको पूरी मिलने वाली हैं।
आप अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे और ये मैंने करके रखा हुआ है, आप चाहे तो यहां से देख सकते हैं। जो क्वेश्चन वहां पर आप देख रहे हैं उस क्वेश्चन को पहले आपको पेपर में सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमने पेपर में सॉल्व कर लिया। ये मेरी सैलरी इनकम है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सैलरी में तो आप चैंपियन हो चुके हैं मुझसे भी ज्यादा। हाउस प्रॉपर्टी इनकम में नेगेटिव इनकम निकल के आ रही है 2 लाख, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। अदर सोर्स में हमने एफडी के इंटरेस्ट को ग्रॉस किया, बाकी तो हमें ग्रॉसिंग की जरूरत नहीं पड़ी, ये टोटल हो गया। ये हमारा जीटीआई हो गया, 80C की डिडक्शन है, 80 CCD 1B की डिडक्शन है, मेडिक्लेम की डिडक्शन है, 80 TTA की डिडक्शन है। मेरे हिसाब से आफ्टर डिडक्शन टोटल इनकम बन के आती है 1,74,62,220। क्वेश्चन में 115 BAC ऑप्ट नहीं किया जाएगा, नॉर्मल तरीके से टैक्स निकलेगा। हमारे पास कोई स्पेशल रेट की इनकम नहीं है, इसलिए हम सीधा सीधा ये जो इनकम है इस पे टैक्स निकालेंगे और मेरे हिसाब से ये हमारी टैक्स की कैलकुलेशन आती है। राउंडिंग ऑफ करके मेरे पास टैक्स बन के आता है 60,40,41,190। यहां तक आपने कई क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। कई चैप्टर्स में क्वेश्चन में वो कहते थे कि गगन टैक्स भी निकाल के दिखा दो, तो यहां तक आप जानते हैं, नहीं तो चैप्टर नंबर 1 में भी हमने ये सिखाया था। टैक्स निकाला है, सरचार्ज लगाया है, हेल्थ एजुकेशन सेस लगाया है, राउंड ऑफ किया, यहां तक पहुंच गए। अब ये टैक्स में से कुछ टैक्स मेरे पास टीडीएस के फॉर्म में कट जाता है। तो क्वेश्चन ने कहा था आपके एम्प्लॉयर ने इतना टैक्स काट लिया था, बैंक ने आपका 1 लाख का टीडीएस काट लिया था, ये दोनों लेस करने के बाद जो मेरी लाइबिलिटी बचती है वो बचती है 2,75,090। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि जी टीडीएस तो कट गया, टीडीएस थर्ड पार्टी काट लेती है। मैं गवर्नमेंट को टैक्स दो तरीके से देता हूं, एक होता है एडवांस टैक्स, एक होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अब जो भी आपका प्रीवियस ईयर होगा उस प्रीवियस ईयर की इनकम को नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के अंदर टैक्स किया जाता है। ये आपका असेसमेंट ईयर है, दिस इज प्रीवियस ईयर, दिस इज असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर की इनकम को असेसमेंट ईयर में टैक्स किया जाता है। पर गवर्नमेंट कहती है गगन हम इतनी देर तक रुकेंगे नहीं, प्रीवियस ईयर के अंदर ही आपको कोई ना कोई टैक्स एस्टिमेटेड बेसिस पे डिपॉजिट करना होता है। और उन्होंने इसकी साल में 4 डेट दे रखी हैं, 15/6, 15/9, 15/12 और 15 मार्च। ये 4 डेट तो उन्होंने फिक्स कर रखी हैं। प्लस उन्होंने कह रखा है गगन अगर इन डेट पे कोई नहीं भी देता बट वो प्रीवियस ईयर में कभी भी टैक्स पे करेगा तो हम उसका नाम भी एडवांस टैक्स ही कहेंगे, क्योंकि टैक्स असेसमेंट ईयर में देना था, आपने प्रीवियस ईयर में दे दिया, इसलिए इसका नाम है एडवांस टैक्स। यानी प्रीवियस ईयर में अगर आप प्रीवियस ईयर की इनकम का कोई टैक्स देते हैं तो वो एडवांस टैक्स कहलाता है। वैसे गवर्नमेंट ने इसकी 4 डेट दे रखी है। गवर्नमेंट ने कहा यहां पर 15% दे देना, यहां पर 45% एस्टिमेटेड इनकम पर टैक्स दे देना, यहां पर 75% और यहां पर 100%। तो अगर आप जाएंगे एडवांस टैक्स के चैप्टर में 4 डेट आपको पता लग जाएंगी। और तो और अगर 15 मार्च के बाद भी 31 मार्च के बीच में भी कुछ दिया तो वो भी एडवांस टैक्स ही कहलाएगा। अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं दिया होता तो क्या होगा, कोई आफत नहीं होगी, फांसी नहीं होगी, इंटरेस्ट देना पड़ता है अंडर सेक्शन 234 ABC। और इन सब में लगभग 1% पर मंथ के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। छोटी सी कैलकुलेशंस होती हैं, उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे। तो आपने एडवांस टैक्स दे दिया 40,000, तो हमने एडवांस टैक्स को यहां पे लेस कर दिया। कमाल की बात यह है कि अगर मेरा टैक्स पेएबल इतना था, 40,000 मैंने दे दिया, तो मेरी लाइबिलिटी आनी चाहिए इतनी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमने टैक्स पे किया 30 अप्रैल को 1,06,000, ये हमने पे कर दिया 1,06,000। तो उसके बाद मेरा ये टैक्स बचता है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि ये टैक्स बच रहा है, क्यों बच रहा है मैं नहीं समझ पाया, तो जब भी मैं अपनी रिटर्न को फाइल करूंगा उससे पहले मुझे ये 1,29,090 रुपीज और पे करने पड़ेंगे, तभी मेरी रिटर्न सबमिट होगी। ठीक है, इसका भी नाम सेल्फ असेसमेंट टैक्स ही होगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये देना पड़ेगा। सर ये क्वेश्चन में मिसिंग है, इसकी दो बातें हो सकती हैं, या तो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है या फिर क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि गगन ये टैक्स आपको बाद में डिपॉजिट करना पड़ेगा। आई डोंट नो सिंघानिया जी क्या कहना चाह रहे हैं, पर यहां पर वेरिएशन आ रहा है, जो टैक्स डिटेल है वो मैच नहीं हो रही। ठीक है, तो हम ये वाला दिखाएंगे कि हमने ये पे किया तभी हमारी रिटर्न प्रोसेस होगी, क्योंकि रिटर्न तभी प्रोसेस होगी जब टैक्स सारा पेड होगा या ज्यादा पेड हो।
तो गवर्नमेंट मुझे रिफंड करेगी, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे रिटर्न नहीं लेगी कि आपने टैक्स देना, कहेगी दो भाई। अगर आप कहोगे मैंने ज्यादा दिया हुआ तो गवर्नमेंट कहेगी लाओ दे दो, ज्यादा होगा तो हम वापस कर देंगे। लेकिन आपका यहां पर बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि भाई मैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1,20,90 डिपॉजिट करूं, या दूसरा तरीका यह होगा मेरे पास कि मैं इसी चालान में जब अपनी रिटर्न फाइल करूंगा तो यही वाला अमाउंट 1,06,000 की जगह डाल दूंगा और लिख दूंगा भाई, बता दूंगा प्रोफेसर को जो बताना है। नाउ अभी आपके सामने है, नीचे आपके सामने आ रहा है पार्ट ए, सैलरी का शेड्यूल, हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल, कैपिटल गेन शेड्यूल। आपकी 112 ए की इनकम यहां पर नहीं है, 115 एडी की भी इनकम नहीं है। आपकी अदर सोर्स की इनकम का ये शेड्यूल है। ये आपका जो क्लबिंग ऑफ इनकम का शेड्यूल है, ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है, ये आपकी 80G की डिडक्शन है। अब इस क्वेश्चन में 80G नहीं है, अगर होगा तो आपको इसमें फिल करना है। ये आपकी 80D है। सर हमारे क्वेश्चन में 80D है ना? 80D है तो वेदर यू आर और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स को छोड़ के, क्या कोई सीनियर सिटीजन है? एक बता रहा हूं कि आपको कैसे भरना होता है। तो आपको यहां पे सिलेक्ट करना होगा, ग्रीन सेल सिलेक्शन है। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या आप या आपकी फैमिली में से कोई सीनियर सिटीजन था? आंसर इज नो। ओके। फिर पूछा गया क्या एनी ऑफ योर पेरेंट इज सीनियर सिटीजन, सिलेक्ट कीजिए, बताइए। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था सिटीजन है तो आपने करना है यस। फिर वो कह रहे हैं कि आपने अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, हमने कहा यस करवाया। ठीक है, तो हमने करवाया। तो कितना प्रीमियम हमने दिया था? आई थिंक 16,000 हमने प्रीमियम दिया था अपना और अपनी फैमिली का। तो मैंने यहां पर वैल्यू डालनी है 16,000। ओके। और क्या आपने कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप दिया था? आंसर इज नो। और उसके बाद पेरेंट्स का आपने हेल्थ इंश्योरेंस दिया था? यस। कितना? 41,500। Whether any of your parents is senior citizen, answer is yes. Whether any of your parents is senior citizen, answer is yes. और उनका आपने हेल्थ इंश्योरेंस दिया था? यस दिया था, 41,500। ओके। तो ये मैंने आपको एक 80D का फॉर्म भर के दिखाया, मैं सारे फॉर्म फिल करके नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो जब आप ये फिल कर देंगे तो यहां पर एक वैलिडेट का बटन होता है। ये वैलिडेट का बटन जब आप दबाएंगे तो आपके सामने में एक मैसेज आएगा जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। वो बताएगा ओके आपने 80D ठीक भरी है, हम कर देंगे ओके। ओके सर हमारे पास तो 80GGA थी, नहीं थी। 6A में क्या आपके पास 80C थी? यस हमारे पास 80C थी। अब सर क्वेश्चन के अंदर 80C हमें दिया नहीं गया कि 80C की डिटेल क्या थी, तो यहां लिख देते हैं हमें 80C दिया गया था 1,50,000। ओके। उसके बाद क्या आपके पास 80CCC था? अब आप इनकम टैक्स पढ़ चुके हो, आप समझ जाओगे। 80CCC नहीं था, 80CCD1 भी नहीं था, 80CCD1B था। और 1B मेरे पास अगर आप क्वेश्चन में चेक करेंगे तो ये था 40,000। उसके बाद 80CCD2 था, नहीं था, इसमें 50,000 की एक्स्ट्रा वो मिल सकती थी। नहीं नहीं, 80CCD1B में 50,000 मिलता है। ठीक है। 80D 80D डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, ये था, हाँ था। कितना था? 57,500। $57,000। वो कह रहे भैया ये प्रोटेक्टेड है, कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ देते हैं, सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेगा।
80D नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 80TTA था। 80TTA में बैंक इंटरेस्ट था 10,000 था। एक 80D था, वो यहां पर फिल नहीं मुझे करने दे रहा, हो सकता है वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा, तो मैं इसे वैलिडेट करता हूं। वो कह रहे हैं शीट ओके है, शीट ओके है, बट सिस्टम ने यहां पर फिर भी कैलकुलेट क्यों नहीं किया। वो कह रहा है आपकी 6A भी ओके है। चलो कोई बात नहीं, जो जो आप भर पाओ, आपने चिंता नहीं करनी। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्वेश्चन में है नहीं, हमने अप्लाई करना नहीं है। और ये एग्जेम्प्ट इनकम्स भरनी है, ये आपकी बिजनेस ट्रस्ट की इनकम है, ये आपके पास में इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया है। एक एक फॉर्म को आपको चेक करना पड़ेगा। ये रिलीफ है, ये फॉरेन एसेट की डिटेल्स हैं, ये आपकी, ये भी आपके काम की नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अब ये आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की डिटेल्स हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं बेटे कि मैं पूरी अगर ये फाइल करूंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको आइडिया ही दे पाऊंगा। जैसे यहां पर मेरे पास एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की डिटेल आ रही है, मेरे पास ज्वेलरी है, मेरे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, मेरे पास प्लॉट ऑफ लैंड है, तो मेरे पास, वो कह रहा है क्या आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है? आंसर इज यस। तो ग्रीन सेल पे जब आप माउस लाएंगे तो यहां ऑप्शन आएगी यस और नो, यस। फिर वो बोलेंगे आपको डालना है डिटेल्स ऑफ इमूवेबल एसेट, सीरियल नंबर 1, ठीक है। तो पहला यहां पर आप फिल करेंगे, 4 कॉलम आपके पास आ रहे हैं, आपके क्वेश्चन में 2 ही प्रॉपर्टी हैं, तो आप 2 फिल कर देंगे। अगर आपके पास 4 से ज्यादा होंगी तो आप ऐड रो दबाएंगे, वहां पर एक रो और ऐड हो जाती है, ठीक है। ओके, तो अभी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। ओके, उसी तरह से आपके पास जो मूवेबल एसेट हैं, जैसे ये आ रहा है ज्वेलरी, तो आपको ज्वेलरी की कॉस्ट इसके अंदर एंटर करनी है। कॉस्ट है 8,90,000, ज्वेलरी की कॉस्ट है 8,90,000। और आपके पास था कैश, कैश इन हैंड, ये था आपके पास 42,000। ये मैंने 2 आपको फिल करके दिखा दिए। इन दोनों को आपको फिल करना पड़ेगा, यहां पर आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। तो यहां पे आप लिखेंगे रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है। यहां डिटेल लिखेंगे, फ्लैट नंबर, प्रीमिसेस, स्ट्रीट नंबर, एरिया, लोकल, टाउन, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, जिप कोड और अमाउंट। अमाउंट में आपको लिखना है ये जो आपकी कॉस्ट है 8,10,000, 8,10,000। फिर आप यहां लिखेंगे ये आपका प्लॉट है, प्लॉट ऑफ लैंड है। फिर आप अदर पर्टिकुलर्स भरेंगे, प्लॉट ऑफ लैंड है आपके पास, कॉस्ट है 2 लाख, तो यहां पर आप कॉस्ट भरेंगे 2 लाख। और इनमें भी आप डिटेल भरेंगे, तो आपके पास अलग अलग शीट आएंगी, उसमें आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी है और फिर आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करेंगे तो देखो, अब मैंने शॉर्टकट किया ना, वो कह रहा है गगन सर आपने डिटेल ऑफ इमूवेबल एसेट तो भरी नहीं है, आपने फ्लैट एड्रेस, तो ये जब तक आप भरेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपने भर देना है। जैसे ही आप भर देंगे वो आगे बढ़ जाएगा। तो हमारे इस केस में प्रॉपर्टी का एड्रेस था 94A/117, नेम ऑफ द विलेज, नेम ऑफ द प्रीमिसेस, बिल्डिंग और विलेज, स्ट्रीट नंबर मराठवाड़ा स्ट्रीट, एरिया लोकेलिटी पुणे और टाउन डिस्ट्रिक्ट पुणे, स्टेट
महाराष्ट्र यहां से आपने सिलेक्ट करनी है। भाई साहब स्ट्रेट उसको दिखाना चाहिए था, लेकिन वो दिखा नहीं रहा। मैं टाइप करता हूं महाराष्ट्र। प्लीज सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। तो मैं तो सिलेक्ट ही कर रहा था, दिखा नहीं रहा ना वो। अब आ गई 19 नंबर पे महाराष्ट्र आती है। यस, ये महाराष्ट्र। उसके बाद कंट्री इंडिया। सीक्वेंस में आएगी। आपका कंप्यूटर थोड़ा फास्ट होगा तो थोड़ी जल्दी आ जाएगी। ये 91 पिन कोड था हमारे पास। क्वेश्चन में दिया हुआ है पिन कोड है 412105। पिन कोड है 412105। अब जिप कोड क्या होता है? मेरे ख्याल जिप कोड कुछ नहीं होता। प्लॉट ऑफ लैंड की जो इंफॉर्मेशन थी, ये एड्रेस दिया हुआ था 305/32 और ये था न्यू पानीपत रोड दिल्ली। यहां लिखेंगे पानीपत रोड और यहां लिखेंगे दिल्ली और यहां पर टाउन दिल्ली, स्टेट दिल्ली, कंट्री 91। अभी दिखा तो रहा था, अब क्यों नहीं दिखा रहा भाई? नाराज हो गया क्या? इंडिया और ये कोड दिया हुआ है हमें 110005। अब देखते हैं वैलिडेट। अब वो कह रहा है कि प्लीज फिल अमाउंट फील्ड एट पॉइंट बी और इन पॉइंट डी, इफ नॉट एप्लीकेबल एंटर 0। वो कह रहा है भाई साहब ये बताओ ये है? मैंने कहा नहीं। कह रहे 0 0 0 0 0 0, लाइबिलिटी 0। अब कर दो वैलिडेट। अब जब मैंने वैलिडेट किया तो ये आ रहा है कि अब आपका ये शेड्यूल ओके हो गया। तो ऐसे आपने एक एक शेड्यूल को ओके करते जाना है। ठीक है। अब यहां पर आपने एडवांस टैक्स भरना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना है, तो ये इंफॉर्मेशन आपने भरनी है। अगर इतनी रोज में काम हो जाए ठीक है, नहीं तो रोज ऐड करनी है, बाद में आपने वैलिडेट करना है। ऐसे एक एक पार्ट यहां पे टीडीएस भरना है। इस तरीके से आप सब भरते जाएंगे और ये लास्ट में अपने आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन को यहां पर फिल कर लेगा। उसके बाद वेरिफिकेशन क्लॉज में आना है, वेरीफाई करना है, वैलिडेट करना है। ये लास्ट शीट है। उसके बाद आपने जनरेट कर लेनी है जेसॉन फाइल और यही फाइल मेरे ख्याल में आपको अपने कॉलेज में सबमिट करनी है। अब मैं चलता हूं सबसे पहले वाली शीट पर और फिर से आपको बताता हूं कि बेटे प्रॉब्लम को समझना, मैं एक एक शीट को फिल नहीं कर सकता। फिल करूंगा प्रॉब्लम होगी। तो यहां पे जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, हमारे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रमन के मेहता हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे यहां पर आया फर्स्ट नेम, तो यहां पे आपने लिखना है रमन, शॉर्ट नेम में रखना है के, मेहता, पैन नंबर, ये क्वेश्चन में पैन नंबर दिया हुआ है। पैन नंबर ये 2242628 10 डिजिट का पैन नंबर होता है। ABNP M2312 कैपिटल P। जहां पर रेड है वहां पर इंफॉर्मेशन सप्लाई जरूर होगी, वरना आपको वो रिटर्न करेगा वैलिडेट पे कि आपने वैलिडेट नहीं हो रही। उसके बाद फ्लैट नंबर पूछा गया। फ्लैट नंबर था 94A/117। उसके बाद कह रहे नेम ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, विलेज, ये बताइए। कोई बात नहीं, हमारे पास नहीं है। उसके बाद कह रहे स्टेटस अपना बताइए, आप इंडिविजुअल हैं HUF है? हमने कहा नहीं, हम इंडिविजुअल हैं। स्क्रीन पर छोटा दिख रहा होगा। उसके बाद वो कहता है गगन सर रोड नंबर बताओ, स्ट्रीट नंबर बताओ। तो अगर आपके पास रोड नंबर है तो भरिए, नहीं तो इसके ऊपर कोई रेड निशान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एरिया लोकेलिटी बताओ, तो मराठवाड़ा
स्ट्रीट। फिर वो कह रहे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो क्वेश्चन के अंदर डेट ऑफ बर्थ दी हुई है 10th of January 1972, आज से एक महीने के बाद है ना, हमारी 10 दिसंबर को हम भर रहे हैं। फिर वो कह रहे गगन टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट बताओ, क्या कहूं टाउन क्या है, चलो लिख देता हूं मराठवाड़ा है, दोबारा लिख देता हूं, जो ना समझ में आए कुछ सप्लाई कर देना। कह रहे स्टेट बताओ, तो सर डिस्ट्रिक्ट पुणे लिखने ना आप, पुणे, पुणे। ये बताओ स्टेट बताओ, तो स्टेट आपको पता है 19 नंबर पे महाराष्ट्र आ रही थी, है ना, आपको छोटा दिख रहा होगा, मैं मजबूर हूं क्योंकि मेरे पास इतना ही स्क्रीन दिख रहा है। अरे भाई महाराष्ट्र, कंट्री कोड आपको पता है हमारा 91 था, इंडिया। तो आप इसको ABCD H 91 इंडिया, ठीक है। उसके बाद में वो कह रहे पिन कोड बताओ, पिन कोड था हमारा 412107, पिन कोड था 412107। फिर वो कह रहे ईमेल एड्रेस बताओ, तो आप ये सारा कुछ सबमिट करेंगे, मैंने आपको कुछ बता दिया। अब देखो जब आप पूरा सबमिट करते जाएंगे, नीचे तक जाएंगे, सारा भरेंगे, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम, आंसर इज नो, हम नहीं सिलेक्ट कर रहे, ठीक है। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भरोगे तो वो शीट को अपने आप सेट कर रहा है। उसके बाद आर यू फाइलिंग इनकम टैक्स अंडर 7 प्रोविजो, यहां लिखा है दिस इज टू बी फाइल्ड ओनली इफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 139(1). तो यहां पर आप जाएंगे, यहां लिखेंगे आप नो, मतलब हमारे पास कोई फॉरेन के एसेट्स नहीं है, ये इसका मतलब है कि हमें विदेश की कोई एसेट की डिटेल आपको नहीं देनी है। फिर वो कहते हैं अपना आधार कार्ड नंबर बताओ, तो आधार कार्ड नंबर हमारे पास यहाँ पर है नहीं, मैं कहां से बताऊं, और यहाँ पर कोई रेड मार्क भी नहीं है, वो कह रहे मतलब आधार कार्ड नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। फिर आधार कार्ड एनरोलमेंट नंबर, जिनके पास आधार कार्ड नंबर नहीं होता उन्होंने अगर अप्लाई किया हो तो एनरोलमेंट नंबर इसमें आ जाता है, तो हमारे पास आधार कार्ड का एनरोलमेंट नंबर भी नहीं है और मेरे हिसाब से ये कंपलसरी भी नहीं है। डू यू वांट टू क्लेम बेनिफिट अंडर 115H, तो अगर आपको नहीं पता हो तो छोड़ देना, ये एक्सपोर्ट के लिए। आर यू गवर्नड बाय पोर्टुगीज सिविल एक्ट, नो, ठीक है। वेदर दिस इज फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, आंसर इज नो, ये रेड में है, हम रिप्रेजेंटेटिव एसएससी नहीं है, खुद अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि क्या तुम डायरेक्टर वायरेक्टर तो नहीं थे, हमने कहा नहीं हम डायरेक्टर वगैरह नहीं थे, तो यहां पर हम इंफॉर्मेशन सप्लाई कर देंगे नो वी आर नॉट डायरेक्टर। उसके बाद वो कहते हैं वेदर यू हैव अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, तो हम यहां लिख देंगे कि नहीं भाई हमारे पास कोई अनलिस्टेड शेयर नहीं, आपने एक फॉर्म को भरना है, ठीक है। अब मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने कुछ सेल्स इनकम्प्लीट छोड़ दिए हैं, तो अगर आपको कोई सेल इनकम्प्लीट होगा तो आप वैलिडेट दबाओगे तो वो बता देगा कि आपने ईमेल एड्रेस नहीं भरा, मोबाइल नंबर नहीं भरा, ये नहीं भरा, वो नहीं भरा, वो इन्फॉर्मेशन आप भरते जाएंगे तो यहां से ये इन्फॉर्मेशन कम होती जाएगी। जैसे मेरे पास सबसे ऊपर आ रहा है कि आपने ईमेल एड्रेस नहीं भरा, तो देखो मैं ईमेल एड्रेस को भर देता हूं। ईमेल एड्रेस है raman184@gmail.com, ठीक है। एक मैंने इंफॉर्मेशन और भर दी। तो मैं ये कहना चाहता हूं केस स्टडी इज जस्ट अ क्वेश्चन, उसका आप सॉल्यूशन बनाइए और फिर उस सॉल्यूशन को इस फॉर्म में आपने केवल फिल करना है, एक एक पेज फिल करना है, वैलिडेट करना है, अगले पेज पे जाना है, फिल करना है, वैलिडेट करना है। बहुत सारे पेज की आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, फिल भी करने की जरूरत नहीं है, और जितना करते जाओ जितना समझ में आ जाए कर जाओगे, लास्ट में जाके वेरिफिकेशन करके जेसॉन फाइल सबमिट करके आपने सबमिट कर देनी है, ठीक है। अब देखो मैं वैलिडेट करूं तो अब यहां से अगली, वो कह रहे गगन सर तुमने मोबाइल नंबर नहीं डाला, ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। मोबाइल नंबर है 7254122548, है ना। एसटीडी कोड पूछ रहे हैं जी, एसटीडी कोड क्या है, पता नहीं जी एसटीडी कोड क्या है, ये सब हमें देने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद में
फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, आंसर इज नो। फिर वो पूछ रहे हैं गगन रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है तुम्हारा, तो मैं लिखूंगा रेजिडेंशियल स्टेटस है, मैं रेजिडेंट हूं। यहाँ ROR का कोई कॉलम नहीं है तो हम रेजिडेंट भर देंगे। जब रेजिडेंट भरूंगा तो वो मेरे से कुछ और पूछना चाह रहा है, कह रहे अगर रिवाइज रिटर्न है तो बताओ, मैंने कहा नहीं रिवाइज रिटर्न नहीं है। फिर वो कह रहे कंडीशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ, मैंने कहा भाई मैं 310 दिन तक इंडिया में था, ये मैंने भर दिया। तो वो कह रहे यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। तो आप इसको भरेंगे, फिर आप वैलिडेट करेंगे, वो बताता जाएगा भाई ये इंफॉर्मेशन आपने और भरनी है, तो ठीक है ये भर दीजिए। उसके बाद आप शेड्यूल ऑफ सैलरी पे आएंगे, यहां पे भरेंगे नेम ऑफ एम्प्लॉयर अमर कंसल्टेंट। फिर यहां पर लिखा है आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताओ। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखूंगा कि भाई मैं सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हूं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं हूं, पब्लिक सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशनर नहीं हूं, अदर्स। अदर्स ओके। और फिर वो कह रहे हैं अपने एम्प्लॉयर का टेन नंबर बताओ, तो क्वेश्चन में आपको एम्प्लॉयर का टेन नंबर दिया हुआ था। टेन नंबर बताओ सर, एम्प्लॉयर का टेन नंबर बताओ, गाना मत गाओ। ठीक है जी। अब यहां पर तो बेटे क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है पैन ऑफ एम्प्लॉयर, शायद इसी की वो बात कर रहा है, शायद इसी की वो बात कर रहा है, या फिर जहां पर मैंने टेक्स्ट काटा है वहां पर लिखा है ये 10 नंबर लिखा है RTKA 55484 55484 सी, कैपिटल सी। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं एड्रेस, तो ये रेड है, आपको भरना पड़ेगा, टाउन सिटी पिन कोड सब भरना पड़ेगा। फिर वो कह रहे हैं ग्रॉस सैलरी गगन अपनी बताओ कितनी है, तो मैंने कहा ग्रॉस सैलरी कितनी है, हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट की थी, ग्रॉस सैलरी कितनी थी, ग्रॉस सैलरी थी 1,69,23,000, 1,69,00,000 भाई, 1,69,00,000 भरने ही नहीं दे रहा मुझे। चलो जी कोई बात नहीं। तो यहां पर हम भरेंगे हमारी बेसिक सैलरी थी 1,68,00,000, यहां भर देता हूं 1,68,00,000, भरने ही नहीं दे रहा। अरे भाई क्यों नाराज है। नेचर ऑफ सैलरी बेसिक सैलरी ओके। अमाउंट बताओ 1,68,00,000 एक दो और फिर एक दो। उसके बाद बेसिक सैलरी के बाद में डियरनेस अलाउंस था, नहीं था। कन्वेंस अलाउंस था सर, यस कन्वेंस अलाउंस था हमारे पास। कन्वेंस अलाउंस हमारे पास कितना था, यहां से देख लेते हैं। हमारा जो टैक्सेबल पार्ट है वो 26,000 था, तो कन्वेंस अलाउंस लिखेंगे हम 26,000। ठीक है चलिए। उसके बाद भी वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स आ रहा है, एड सैलरीज, कह रहे 17(1) में रो ऐड करनी है, हमने कहा हाँ करो। कितनी रो ऐड करनी है, तो मैंने कहा चलो भाई तुम 2 ऐड कर दो, ये लो।
देखो यहां पर 2 रोज आपकी ऐड हो गई। अब कन्वेंस अलाउंस के बाद में मेरे पास क्वेश्चन में क्या था, तो मैं यहाँ पे टिक करता चल रहा हूं। मैंने बेसिक भर दिया, मैंने कन्वेंस अलाउंस भर दिया, अभी मैंने ट्रांसपोर्ट अलाउंस भरना है, लंच अलाउंस भरना है। पहले हाउस रेंट अलाउंस भरता हूं, तो मैंने यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस भरा। हाउस रेंट अलाउंस का मेरा टैक्सेबल अमाउंट था 36,000, यहां मैं भर दूंगा 36,000। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस के बाद मैं भर दूंगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस तो हमारा एग्जेम्प्ट था, तो एग्जेम्प्ट है तो हमें भरने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस और लंच अलाउंस, तो मैं यहाँ ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। चलो अदर अलाउंस, अदर अलाउंस में अब डिस्क्रिप्शन मुझे फिल नहीं करने दे रहा, क्यों नहीं फिल करने दे रहा मैं नहीं जानता। आप यहां पर भर देंगे अदर अलाउंस में, और फिर एक कॉलम और अपना यहाँ पे ऐड कर लेंगे नीचे। 17(1) में रो ऐड कर लो, एक रो और ऐड कर लो, और फिर ऊपर जाइए और यहां पर फिर से हम लेंगे अदर अलाउंस। हमारे पास लीव एनकैशमेंट था क्वेश्चन में, हाँ जी, लीव सैलरी भी था हमारे पास, तो लीव सैलरी के लिए भी हमें एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो एक एक कॉलम और ऐड करेंगे। इस तरीके से आप पूरा भरेंगे, भरने के बाद आप इसको वैलिडेट करेंगे, है ना। अब मैंने वैलिडेट किया तो वो कह रहा है कि आपने ये सब भरा नहीं है, तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया कि आईटीआर भरने का मतलब है कि वो जो इंफॉर्मेशन वहां दी है यहां पर आपने फिल करनी है। हर एक कॉलम में आपको फिल करती जानी है, जितना बेस्ट समझ में आए उतना कर देना है। चिंता नहीं करनी कि सही हुआ या गलत हुआ। यूनिवर्सिटी केवल ये देखना चाहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ। मतलब आप इंडिया की सबसे बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी आपसे नहीं उम्मीद कर रही कि आप इनकम टैक्स में चैंपियन बन जाओ। पूरी पूरी उम्र लगती है लोगों की यहाँ चैंपियन बनने में, पर वो इतना सिखाना चाहती है कि गगन बच्चों को, क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, तो पता होना चाहिए कौन सी साइट पे जाना है, कैसे फॉर्म लेना है, एक्सेल यूटिलिटी को कैसे भरना है। और ये भरना कोई टफ काम नहीं है, आपको प्रेशर लग रहा है, नहीं नहीं। वो कह रहे गगन ग्रीन सेल में इंफॉर्मेशन डालना, रेड वाली जरूर डालना, एक एक पेज की इंफॉर्मेशन डालते जाना। कहीं रो की जरूरत पड़े तो नीचे देख लेना, रो ऐड करने की ऑप्शन आएगी, डालने के बाद वैलिडेट करते जाना। अब वो हो सकता है कि कॉलेज के प्रोफेसर कहें कि भैया घर से भर के ले आना और हमें दे देना, मुझे नहीं पता, ये आपको कॉलेज में पूछना पड़ेगा। पर हर पेज में, अब जैसे ये सैलरी है, अब यहां हाउस प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, उसके बाद कैपिटल गेन की इंफॉर्मेशन है नहीं, होती तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा। 112 ए नहीं है, आपको पता है 112 ए क्या है। 115 एडी सर क्या होता है, तो छोड़ दो, जरूरत भी नहीं है हमें जानने की। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपके पास 3 तरह के इंटरेस्ट हैं, वो डाल दीजिए। ठीक है, और फिर जब भी आप डालते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, वैलिडेट करते जाएंगे, वो अपने आप सब कुछ करता जाएगा। और लास्ट में जितना कर पाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है आप पूरा कर पाएंगे, आप इंटेलिजेंट हैं, उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में जाकर के आपने वैलिडेट करना है, और फिर वेरिफिकेशन का क्लॉज आएगा, वेरीफाई करना है, और उसके बाद जेसॉन जनरेट कर देना है। सॉरी, तो ये मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दी, पूरा फिल करने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, इनकम टैक्स थोड़ा आना चाहिए कि आप इनकम कैलकुलेट कर सको, टैक्स कैलकुलेट कर सको, उतना हो गया। या थोड़ा कम ज्यादा भी हुआ तो घबराना नहीं, उसको यहां पर फिल कर देना। बस आपने फिल करना है, कुछ करना है, और उसी बात के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप कि आपको प्रोसीजर समझ में आ गया है। फिर भी यदि नहीं आया हो, कोई और इन्फॉर्मेशन हो, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। पर मैंने बताया, अगर मैं फिल करूंगा वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, सुबह से लगा हुआ हूं, बार बार वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है, इसलिए मैं काट देता हूं, दोबारा बनाने की कोशिश करता हूं। और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर से पूछिए। बस ई फाइलिंग इज नथिंग, एक कंप्यूटर के अंदर इनपुट डालना है, वो इनपुट आपको अपनी शीट से लेना है।
या तो कैलकुलेशन यहां से लेनी है या फिर अदर इंफॉर्मेशन जो है वो आपको वहां से लेनी है। ठीक है, और कोई आपकी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप इतना कर लेंगे। एक एक पेज फिल करें, वैलिडेट का बटन दबाएं, सामने एक विंडो खुलेगी जो कुछ धमका रही होगी, घबराना नहीं है, उसको पढ़ना है, हाँ 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 कुछ कह रही है ये, और उसको जाके चेक करना है कौन से कॉलम में कह रही है, फिल कर दो, दोबारा वैलिडेट दबाओ, एक एक करके कम करो, कोई जल्दबाजी नहीं है करना। ठीक है, हम थ्योरेटिकली टेक्स्ट पढ़ते हैं, इसलिए प्रैक्टिकली वो आपसे चैंपियन होने की उम्मीद नहीं करेंगे। तो प्लीज कूल माइंड से पेशेंस के साथ फिल कीजिएगा। और इनकम टैक्स का सब्जेक्ट है, बहुतों के काबू नहीं आता, आपने अच्छा कंट्रोल किया है। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे। पीजीबीपी चैप्टर करवा रहे हैं, कुछ एक दो छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं, एक दो क्लास के हैं, जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे। टाटा बाय बाय।